तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम शिशु एवं बालकों के लिए चल रही संस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यह बैच महिला पर्यवेक्षक के लिए प्रारंभ किया गया है। यह कंप्लीट थ्योरी बैच है जिसमें वीडियो रात के 8 बजे डेली अपलोड होती जाती है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपको मैं बता दूं कि बालक को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। बालक को ज़रूरत होती है शिक्षण की, पोषण की, सुरक्षा की एंड स्वास्थ्य की। ओके, तो इनके लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई, कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए, कुछ योजनाएं बनाई गई। तो इन नियम, कानून और योजनाओं के विषय में मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ जानकारी दी थी, कुछ संस्थाओं के बारे में आपको बताया था। उसके आगे ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज की पहली संस्था का नाम है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ओके, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है जिसे हम एनजीओ भी कहते हैं। और इसके उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो इसका उद्देश्य बालक शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण हेतु कार्य करना है। बालकों के लिए शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, संरक्षण हेतु आदि के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट संस्था की बात करेंगे, भारत सेवक समाज। ये जो है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इंडियन संस्था होगी। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ये भी 1952 में स्टार्ट की गई थी। ये जो है प्लानिंग कमीशन की निगरानी में कार्य करता है। ओके, किसके अंडर कार्य करता है? ये प्लानिंग कमीशन के अंडर कार्य करता है। इसके उद्देश्य रूरल एवं अर्बन वेलफेयर जागरूकता को बढ़ावा देना। इसका जो उद्देश्य है ये क्या है? ग्रामीण और शहरी वेलफेयर को क्या करना? बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर संस्था की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है स्माइल फाउंडेशन। इसकी स्थापना 2002 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली में है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम भूल जाए तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप नई दिल्ली हेडक्वार्टर लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में है नई दिल्ली हेडक्वार्टर है तो आप नई दिल्ली हेडक्वार्टर को चूज़ कर सकते हैं। कम से कम 80% आपके चांसेस होंगे कि आप राइट आंसर कर पा रहे हैं। ओके, तो स्माइल फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो वर्क है ये स्कूल्स स्थापित करने का है। अभी इसकी वर्तमान में 2 स्कूल चल रही है। एक तो इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो कि गूडा में है, एंड डम्प्ड एंड ड्रिफ्ट स्कूल जो कि बड़वाह में है। ओके, ये 2 स्कूल जो है स्माइल फाउंडेशन के द्वारा चल रही। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नई संस्था की अगर मैं बात करूँ तो नई संस्था है क्राई। क्राई का मतलब है चाइल्ड राइट एंड यू। क्या है? क्राई का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड राइट एंड यू। इसकी स्थापना सन 1979 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये बालकों की हेल्थ न्यूट्रिएंट के बारे में ख्याल करती है, मतलब कि उसके पोषक तत्व, उसके शिशु के पोषक तत्वों से लेके ये इसकी जानकारी रखती है, उसे हेल्दी बनाने की ये कोशिश करती है। तो इस संस्था का फुल फॉर्म क्या होगा? चाइल्ड राइट एंड यू। नया संस्था की अगर मैं बात करूँ तो ये है यूनेस्को। यूनेस्को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। यूनेस्को हमने लास्ट क्लास में यूएनओ के बारे में डिस्कस किया था। कोई मुझे बता सकता है कि यूएनओ जो है वो कहाँ पे स्थित है? इसका जो इस हेडक्वार्टर है ये बहुत ही अच्छा सा नाम था, मैनहट्टन। ओके, मैनहट्टन में कहाँ है? यूनेस्को का क्या है? हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। ओके, तो अब बात करते हैं हम यूनेस्को की। यूनेस्को जो है यूएनओ के अंडर ही कार्य करता है। ओके, यूनेस्को की फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसकी भी स्थापना 1945 में ही हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? फ्रांस में है, जो कि फ्रांस कहाँ पे आता है? पेरिस में आता है। अब इसके उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ, विश्व में बालकों के लिए संरक्षण, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य आदि को उन्नत करना व निगरानी करना। ओके, इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है, विश्व में, ये वर्ल्ड वाइड होती है। अभी हमने दो तीन संस्थाओं के बारे में पढ़ा जो कि सिर्फ इंडिया के लिए थी। ये वर्ल्ड वाइड है, ये पूरे विश्व के लिए कार्य करती है। तो इसका कार्य क्या है? संरक्षण देना, बच्चों को शिक्षा देना, पोषण देना और स्वास्थ्य के कैसे उन्नत किया जाए, कैसे और बेटर बनाया जाए उन्हें, यही चीज़ ये ध्यान देती। ओके, अब यूनेस्को की आगे अगर मैं बात करूँ तो ये अशिक्षा का खात्मा कर रही है।
वर्ल्ड वाइड में ये लोगों को, बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है। बालकों के पोषण, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण जीवन की देखभाल, बालकों को शिक्षित बनाना, पोषण देना, स्वास्थ्य देना और उसे गुणवत्तापूर्ण, उन्हें अच्छे से जीवन जीने की कला, अच्छे से जीवन देने का, जीवन जीने का मार्गदर्शन दे रही। ये पाठ्यक्रम को और पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रही है। एंड इसका एक और मुख्य कार्य है डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए सपोर्ट फाइनेंशियल। ओके, ये जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे विकलांग होते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का भी वर्क करती है। नेक्स्ट संस्था की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट संस्था है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। ओके, क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। तो ये कानून है। ओके, ये क्या है? ये कानून है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था, लेकिन ये लागू कब हुआ? 2006 में हुआ। लाने का कारण क्या था? इसके लाने का कारण था 1989 को क्राई चाइल्ड राइट एंड कन्वीनियंस के संदर्भ में लाया गया था। इसे 1997 में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया। परिणाम इसके क्या हुए? 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का गठन हो गया था। ओके, तो ये सारी जानकारी थी किसके बारे में? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के बारे में। इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो मैं नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अगर मैं बात करूँ कि तो प्रियांक कानूनगो इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इसकी संरचना, इसमें स्ट्रक्चर, इसमें कितनी बॉडीज, कितने लोग होते हैं, कितनी बॉडी होती है, अगर इसकी बात करूँ मैं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं। टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी होती है इसमें। ये क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है। ओके, जिसमें बालकों के संरक्षण के लिए, बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। नेक्स्ट कानून की अगर मैं बात करूँ तो महिला व बाल विकास मंत्रालय। ओके, जो कि नोडल एजेंसी के द्वारा चलती है, बाल अधिकार संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो उनके कार्य क्या क्या होते हैं? पॉस्को एक्ट आप लोग ने स्कूल में सुना होगा, जो कि 2012 में लाया गया था। इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, जो बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट जो होते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ जो किया जाता है, उसके लिए एक्ट लाया गया था। ये स्पेशली बालिकाओं के लिए है। इसके कब लागू किया गया था? इसको 14 नवंबर 2012 में लागू किया गया था। सेकंड कानून की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में लाया गया था। और इसे पुनः संशोधित किया गया। कब किया गया पुनः संशोधन की अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसे 2016 में अभी पुनः संशोधित किया गया। तो ओके, तो बाल श्रम निषेध अधिनियम में बालकों को श्रम करने के लिए इसमें क्या किया गया था? इसमें जो बालक कम उम्र में श्रम करते हैं उनके लिए यह कानून लाया गया था। तो इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके क्या बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को श्रम नहीं करवा सकते। इसमें संशोधन करके यह बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को क्या नहीं करवा सकते? श्रम नहीं करवा सकते। ये कानून अपराध है। अब बात करते हैं बाल अधिनियम 1960 में आया। किशोर न्याय अधिनियम की अगर मैं बात करूँ तो 1986 में आया है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2002 में आया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में आया है, जो कि पुनः संशोधित किया गया है। ये वाले नियम को ही पुनः संशोधित किया गया था। 2000 वाले को 2015 में पुनः संशोधित किया गया है। अगर इसकी मैं विशेषताओं की बात करूँ, अभी विशेष क्या इसमें डला है, तो विशेष 16 से 18 वर्ष के मध्य के किशोर संगीन अपराध या फिर हत्या या बलात्कार, लूट आदि में पकड़ा जाता है तो उसे प्रौढ़ समझा जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि किशोर न्याय अधिनियम जो कि कब आया था? 1986 में आया था। उसके बाद में इसे संशोधित करके किशोर न्याय बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2000 में आया था। उसके बाद में अभी ये फिर से पुनः संशोधित हुआ और ये 2015 में आया था। इसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई है, जो बच्चे 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की आयु के होते हैं और ये कुछ सघन अपराध कर देते हैं, जैसे कि हत्या या बलात्कार जैसे कुछ सघन अपराध करते हैं, तो इन्हें क्या माना जाएगा? इन्हें प्रौढ़ माना जाएगा, इसे किशोर नहीं माना जाएगा। पहले क्या होता था? उन्हें किशोर मानकर बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता था, लेकिन वो फिर से वैसी ही चीज़ें पुनः दोहराते थे। इसीलिए अब उन्हें क्या माना जा रहा है? उन्हें प्रौढ़ की इसमें माना जा रहा है, प्रौढ़ की गिनती में माना जा रहा है। अब नेक्स्ट कानून की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला नेशनल वुमेन्स कमीशन। ये कब आया? 1988 से 2000 के बीच में। इसमें कई योजनाएं बनाई गई। ओके, इसमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कई योजनाएं बनाई गई। इसके बाद में इस बीच में कई समितियों की सिफारिश के तहत महिला निकाय की मांग की गई।
तो इस बीच में कई समितियों की सिफारिश की गई जिसमें महिला निकाय की मांग की गई थी। ओके, महिला निकाय की मांग की गई थी, महिलाओं के लिए हित के लिए कुछ कानून बनाने की मांग की गई थी। तो अब देखते हैं हम कौन कौन से महिलाओं के हित में कानून बनाए गए थे। पहले नियम की अगर मैं बात करें तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बनाया गया था। इसके बाद में 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद में 31 जनवरी 1992 में ये गठन जो है वो बन गया, ये आयोग जो है वो बन गया, जिसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो स्थापना का दिनांक होगा 31 जनवरी 1992। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक इसके प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में अध्यक्ष इसकी रेखा शर्मा है। सदस्य की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं। टोटल इसमें भी 7 मेंबर्स होते हैं। तो ये क्या है? ये हमने क्या पढ़ा अभी? राष्ट्रीय महिला आयोग। ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 31 जनवरी 1992 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या क्या है? अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कार्य करती है। ये महिला संरक्षण एवं निगरानी करती है। महिलाओं का क्या करती है? संरक्षण करती है और उन पर निगरानी रखती है। उनके द्वारा जो भी कानून नियम लाए जाते हैं उनकी निगरानी करती है। ओके, पहले अधिनियम की बात करें तो इसमें दहेज निषेध अधिनियम आता है जो कि 1961 में लाया गया था। सेकंड अधिनियम की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड अधिनियम है प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम जो कि 1994 में लाया गया था, जिसमें अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही सोनोग्राफी के द्वारा पता चल जाता है कि अगर सोनोग्राफी के द्वारा पता चल जाता है कि जो भ्रूण में जो बच्चा है, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, यदि वो डिसऑर्डर होता है, यदि वो विकलांग होता है तो उसे क्या कर सकते हैं? उसे जन्म के पूर्व ही प्रसव करवा सकते हैं। ओके, तो पहले से ही निदान करवा सकते हैं उस चीज़ का। इसके लिए एक नियम कानून पारित किया गया। लेकिन अगर बच्चा स्वस्थ है और कुछ माता पिता चाहते हैं कि शिशु ही हो, कन्या ना हो, सिर्फ बालक ही हो, वो लोग इस चीज़ का कभी कभी गलत दुरुपयोग भी करते हैं। थर्ड है घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। जिसमें क्या बोला गया है? जिसमें बोला गया है कि जिस भी महिलाओं को घरेलू हिंसा होती है उसके लिए वह यह नियम का क्या कर सकती है? उपयोग कर सकती है। अब है नेक्स्ट यौन उत्पीड़न रोकथाम व निवारण अधिनियम। यौन उत्पीड़न के लिए जो भी रोकथाम या फिर निवारण के जो अधिनियम है वो 2013 में लाया गया था। कभी किसी के साथ में गलत घटना या फिर अप्रिय घटना हो जाती तो उसके रोकथाम और निवारण के लिए एक अधिनियम लाया गया जो कि कब लाया गया? 2013 में लाया गया। तो ये सारे आपने अधिनियम और नियम देखे जो कि महिलाओं के लिए लाए गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाए गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाए गए। इसके बावजूद भी वर्तमान में महिलाओं के साथ में बहुत सारे गलत चीज़ें होती रहती है। इन सारे नियम कानून का भी लोगों को कुछ भी डर नहीं। तो आज हमने देखा महिलाएं शिशुओं के लिए कौन कौन से नियम लाए गए हैं। ये थी हमारी आज की क्लास वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। कोई भी डाउट्स हो या फिर वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।